हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुण और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 पार्ट 4 है हमारा, राजा, किसान और नगर, किंग्स, फार्मर एंड टाउन। ये इस वीडियो में हमारा लास्ट पार्ट है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें हमारा पहला टॉपिक जो आता है, जो हम पढ़ेंगे, भूमिदान और नए संभ्रम ग्रामीण। भूमिदान से हमें सबसे पहले तो इसी में यही पता चलता था कि भूमिदान क्या होता है। भूमिदान किसी राजा या किसी बड़े अधिकारी द्वारा या समृद्ध व्यक्ति द्वारा किसी को दिया गया दान, ऐसा दान जो भूमिदान कहलाता है। भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। ईस्वी के आरंभिक शताब्दी से ही भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखवाए गए थे। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण मिला है। तो यानी कि अब इसमें जो राजा ने किसी को अगर भूमि दान में दी, एक राजा है, इसने किसी को भूमि दान में दे दिया, किसान के लिए दे दी भूमि दान, तो वो अपने बारे में या जिसने भूमि दान दिया उसके बारे में लिखा जाता था। कई जगह पर भूमि दान ये ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे और कई जगह पर इसके अभिलेख पत्रों पर भी मिले हुए। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेख संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी मिले हैं। उदाहरण, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाद नहीं है वो, ये विवाद की जगह विवाह है। विवाह दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं का भूमि का अधिकार नहीं होता था। तो इसमें जो ये प्रभावती गुप्त जो इसमें दिया गया है, ये प्रभावती गुप्त इस समय की 7वीं शताब्दी के बाद की प्रभावती गुप्त एक ऐसी पहली महिला थी जिसने अपना भूमिदान दिया था। लेकिन अभिलेख से जानकारी मिली है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी और प्रभावती ने भूमिदान भी दिया था। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पहली महिला थी जिसने कि अपनी तरफ से भूमिदान दिया था। शायद इसलिए कि वह एक रानी थी, और ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया गया था। जो समय के जो धर्मशास्त्र थे, धर्मों में पुरुषों को घर का मुखिया बनाया जाता था, इसकी सारे के सारे काम पुरुष ही करेंगे और महिलाओं को सिर्फ घर का चूल्हा चौकी काम दिया जाता था। ऐसा धर्मशास्त्र कहीं कहीं पे लागू भी था, कहीं कहीं पे नहीं, ऐसा भी हम सोचते थे। भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों से मिले हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमिदान की दी गई है। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमिदान में दी है तो कुछ स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी भूमिदान में दी गई है। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला है। कि मतलब अगर कोई एक, जैसे कि अभी राजा ने किसी को भूमिदान में दे दिए, तो अगर ये मायने लगता है कि किसको भूमिदान दिए, एक किसान को दिए तो उसका कार्य अलग होगा, मंदिर के ट्रस्टी को दिए तो उसका अलग होगा, या अन्य किसी को दिए तो उसका कार्य अलग होगा। इसी प्रकार से उसका इसके ऊपर मालिकाना और हक भी इसके ऊपर अलग अलग दिखाया गया है। इतिहासकारों में भूमिदान के प्रभाव को लेकर विवाद। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि का प्रोत्साहन करना चाहते थे। यानी इसमें कई जगह पर, जैसे पहले मंदिर दिखाया था, अब यहाँ पर कृषि देख दिया गया है कि ये लोग ये मानते थे कि कृषि को प्रोत्साहन करना चाहिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने का। राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करते थे। यानी कि अभी कृषि, जब 4 कंडीशन इन्होंने दी थी। पहला कि अगर किसी राजा ने भूमिदान दिया है तो वो हो सकता है कृषि को प्रोत्साहन देने जाता हो। दूसरा, अपने लीडर अपने पास पब्लिक जुटाने के लिए कि उनका समर्थन बने। तीसरा, अगर राजा कमजोर है तो। और चौथा, लोगों का सामर्थ्य पाने के लिए। नगर एवं व्यापार। नए नगर। अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। ज़्यादातर नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे, जैसे पाटलिपुत्र पटना एक नदी के किनारे था, उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे था, पुहार समुद्र तट के किनारे था, और मथुरा व्यावसायिक संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। इस प्रकार से सारे के सारे जितने भी इनके वो थे, ये सारे के सारे किसी न किसी प्रकार से एक ऐसे मार्ग से जुड़े हुए थे जहाँ से व्यापारी ये लोग कर सकें। नगरीय जनसंख्या। नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। शासक किलेबंद नगरों में रहते थे, यानी कि जो वहाँ का राजा वो किलेबंद जगह पर रहता था। इन क्षेत्रों से कई पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हो, तथा सोने चांदी कांस्य तांबे हाथी दांत
शीशे जैसे अलग अलग पदार्थ के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन आदि भी मिले हैं। मतलब ये सब चीज़ें वो हैं जो कि इनको मिली है। अब जो ये पूरा अवशेष होते हैं कि अभी किसी साइंटिस्ट ने, किसी खोजकर्ता ने इसको ढूंढा, तो एक ऐसा अवशेष मिला है, मतलब जो फिजिकल रूप में हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको लोगों को बता भी सकते हैं, और जो बना हुआ है। अभी हमारे पास जैसे हमारे घर है, ये एक घर है, हमारी यहाँ से सभ्यता चली जाती है, हम भारत के लोग इसको छोड़ के कहीं और बस जाते हैं, तो ये जो जो जगह मिलेगी इसको पूरा अवशेष ही कहा जाएगा। दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। कि दानात्मक अभिलेख होते हैं जिनके अंदर ये बताया गया हो कि किसने क्या दान दिया है। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा उसका व्यवसाय भी लिखा है, कि मतलब वो दान देने वाला कौन था और वह क्या कार्य करता था। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे होते हैं। श्रेणी का भी उल्लेख है, किस श्रेणी में आते हैं। श्रेणी व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। यह व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीदकर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेचते थे। जैसे अभी किसी ने यहाँ से 10 किलो मिट्टी ली, उसके दिए बनाए, कुल्हड़ बनाए और कुछ बर्तन बनाए खाने का, और उसको मार्केट ले जाके बेच दिया। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बाहर से होता था। हमें हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप से जलमार्ग और भूमार्ग जाल बिछा गया था। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उससे आगे भी व्यापार होता था। मतलब जो है, लैंड के जरिए मध्य एशिया और उसके आगे तक भी व्यापार होता था। और इसकी जितने भी हमें मिले हैं, हमारे में माना जाता है कि प्राचीन काल से भारत जो है बाहर के देशों के साथ व्यापार करता आ रहा है। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन लेते थे। अब मैं इसको आपको मैप पे समझाता हूँ। जैसे अभी दे रखा है, समुद्र तट से बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक। ये हमारा भारत का मैप है। ये अरब सागर है। अरब सागर से होते हुए ये इधर की तरफ जाएंगे हम, कहाँ, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। उत्तरी अफ्रीका चले गए, पश्चिमी एशिया चले गए। फिर आता बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से होते हुए चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। ये चाहे तो चीन भी जा सकता है, चाहे तो दक्षिण पूर्व एशिया भी जा सकता है। अब दक्षिण पूर्व एशिया में आज के टाइम में कौन कौन से देश आते हैं? एक फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। ये आते हैं हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया से। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले व्यापारी, समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक लेकिन लाभदायक होता था। अब इसमें पैदल चलने वाले भी है, बैलगाड़ी और घोड़े पर जाने वाले व्यापारी भी हैं। और इन सब की सुरक्षा के लिए सेना जो है, इनकी सेना सुरक्षा करती थी, उसके बदले में राजा इनसे पैसे लेता था इनकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। समुद्री मार्ग जो था, समुद्री मार्ग आसान तो था, जल्दी भी जाते थे और आसान से भी जा सकते थे, लेकिन वो खतरनाक होता था। मस्तथुवन ये एक तमिल शब्द दिया हुआ है, और सतवा ये प्राकृत में लिखा हुआ है सेट्टी शब्द। इन नामों से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। ये कुछ व्यापारियों के लिए नाम दिए गए, मस्तुवन और सतवा। इन नामों से जो भी प्रसिद्ध जो व्यापारी होते थे वो बहुत ज़्यादा धनी होते थे, अमीर होते थे। यह व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज़ें, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे, मतलब उनका व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़े और जड़ी बूटियों की बहुत भारी मांग थी। रोमन साम्राज्य में इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। अब आएगा हमारा टॉपिक सिक्के और राजा। ये हमारे प्राचीन काल के सिक्के दिए गए हैं कुछ। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफ़ी हद तक आसान हो गया था। चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में।
कब डाले गए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि चांदी और तांबे के सिक्के कब डाले गए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब यहाँ पे ये भी आ गया बार्टर सिस्टम, जैसा हमारा पहले होता था कि हमने कुछ लिया तो वहीं दूसरे से हमने कुछ लिया तो दूसरा हमको कुछ उसके बदले में लेगा हमसे। मैंने इससे चावल लिए, ये मेरे को आटा देगा, ऐसे यहाँ पर चलता था। लेकिन फिर ये बंद होके फिर उन्होंने सिक्के बनाने सीख लिए, सिक्कों से फिर ये करने लग गए। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जो चांदी और तांबे के बने हुए थे 6ठी शताब्दी में। ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोगों के क्षेत्रों का पता लगाया है कि ये कहाँ पर, इन सिक्कों का कहाँ पर प्रयोग करते थे, इनका ये पता लगाया मुद्रा शास्त्रियों ने। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों से पता चलता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था, लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोग, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्य, एक मिनट सॉरी, ये शायद ये द्वारा से इतना हाफ द्वारा से प्रिंट हो चुका है, ये आते शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किया था। मतलब जैसा आज के टाइम में हमारा लिखा जाता है गवर्नर ऑफ इंडिया लिखा जाता है, पीछे हमारा अशोक चक्र छापा जाता है, इस प्रकार से राजा की प्रतिमा या राजा के नाम के साथ हिंदू यूनानी शास्त्रियों ने इसको सबसे पहले जारी किया सिक्कों को। सोने के सिक्के सबसे पहले पहली शताब्दी ईस्वी के कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। उत्तर और मध्य भारत में मतलब मिड इंडिया और नॉर्थ इंडिया में इसके भारत में सिक्के मिले हैं सोने के, जो थे, जो पहली शताब्दी में बनाए गए थे। सोने के सिक्के का प्रयोग संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार में किया जाता था, जो सबसे कॉस्टली चीज़ों जो थी उनके लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योधेय शासकों द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों में सोना उच्च गुणवत्ता का था, जैसा आज के टाइम में हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने क्यों बंद हुए? हाँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मान के चलिए, एक क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के मिलने क्यों कम हो गए थे। फिर करते हैं इसको। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में कमी आ गई थी। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ था। आर्थिक संकट, अभी 3 कारण है कि मान सकते हैं कि इतिहासकारों का मानना था कि रोमन साम्राज्य खत्म हो चुका था, इसलिए वहाँ पे व्यापार कम हो गया, इसलिए सिक्के नहीं आ रहे थे। दूसरा कारण इनका माना जाता है कि नगरों में व्यापार के तंत्र का उदय हो, नए नए तरीकों का उदय हो चुका होगा। और तीसरा आर्थिक संकट आ गया होगा। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकलता है? अब इसमें ये कोई अभिलेख दे रखा है आपको, अभिलेखों के अंदर पहले के जो टाइम में राजा महाराजा अपने बारे में लिखवाते थे, उनका अध्ययन कैसे किया जाता है? अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए विद्वान विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं। जो पहले की जो लिपि चलती आ रही है, अब वो आज के टाइम में मॉडर्न लिपि जो हमारी चल रही है, उन दोनों को मिला के उसके बारे में पता लगाते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अब सबको पता है कि हिंदी है, लेकिन हमारी हिंदी में क्या है? हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो वो देवनागरी जो है वो लिपि होती है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, ये मैंने आपको पहले बताया जेम्स प्रिंसेप द्वारा। भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 18वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वान ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय में बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। इनके अक्षरों का प्राचीन अक्षरों से तुलना की। ये हमारे देवनागरी लिपि के कुछ शब्द लिखे हुए। अभिलेख का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन यह प्राकृत भाषा, जो पुरानी समय की जो संस्कृति, जो आज की संस्कृति से थोड़ी सी अलग है, वो भाषा थी, प्राकृत में लिखे गए थे। फिर कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों का अर्थ 1838 में निकाल लिया।
खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख पश्चिमोत्तर में मिले। इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासकों का शासन था। इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखवाए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल लिया और इनका अर्थ निकालने का प्रयास किया। यानी जो यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। खरोष्टी लिपि, एक मिनट। इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखवाए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। अभिलेख साक्ष्य की सीमा, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर बार आपका आता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको बता दिए कि 16वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने क्यों बंद हो गए। अभिलेख साक्ष्य की सीमा क्या है? ये दूसरा। अक्षरों का हल्के रंग से उत्तीर्ण होना, जैसे कि ये लिखा हुआ है, अभी कोई पत्थर के ऊपर है, उसको हम खोद खोद लिखेंगे, कुछ समय वो कुछ या तो हल्का होगा या कुछ समय बाद मिट जाएगा, या उसके हमें भाषा में समझ नहीं आएगी क्या लिखा है उसमें। इस तरीके से अक्षरों का हल्के रंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों का नष्ट हो जाना, अभिलेखों पर अक्षर लुप्त हो जाना, कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे, अभिलेखों के शब्दों का वास्तविक अर्थ की पूरी जानकारी ना होना, अभिलेखों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जानकारी ना होना, क्योंकि रोज़मर्रा की जानकारी बहुत कम अभिलेखों में मिलती है। अभिलेखों से उनके विचार व्यक्त होते हैं जो इनको बनवाते हैं। अभी एक राजा ने बनवाई तो ये सिर्फ राजा के बारे में बताएगा, ना कि उसके नगर के बारे में, ना उसके किसानों के बारे में, ना उसकी जनता के बारे में, ना किसी चीज़ के बारे में। दैट्स इट गाइस, आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 2 हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। लास्ट वीडियो थी, इसका लास्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, एक ये अभिलेख साक्ष्यों की सीमा, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे किया है और किसने किया, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के मिलने क्यों कम हो गए, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। बस ये 5 टॉपिक आपको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है। और एक ये प्रभावती गुप्त वाला भी आपको याद रखना है कि प्रभावती गुप्त जिसने कि सबसे पहली महिला ऐसी थी जिसने कि भूमिदान दिया था। उसके पहले कोई भूमिदान नहीं देता था। ये प्रभावती गुप्त का, ये आपको याद रखना है। बस दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।